हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पिछले लेक्चर में हमने प्रीएम्बल के कुछ कीवर्ड्स डिस्कस किए थे। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और पहुंच जाते हैं पार्ट नंबर 1 में। आपको पता ही है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें कुल 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये बात आप जानते हैं। अगर बात हम करें कि क्या हमें सारे आर्टिकल याद रखना है, तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो हैं ही जो आपको कम से कम याद रखने ही होंगे। करीब 100 से 120 आर्टिकल्स आपको खुद ब खुद सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान ही याद हो जाएंगे, इतना मेरा मानना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 1 से, जिसमें सिर्फ 4 आर्टिकल हैं, 1 2 3 4। तो इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है। आइए, आर्टिकल 1 जाहिर सी बात है कि भारत के बारे में होगा, राज्यों के बारे में होगा, क्योंकि शुरुआत किससे होगी? इंडिया से होगी। तो इंडिया की शुरुआत होती है आर्टिकल 1 से। इट डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। संविधान सभा के निर्माताओं ने दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक, क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा, फेडरेशन नहीं होगा, जैसा कि कहाँ है? यूएसए में है। अंबेडकर जी ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है, मैं उसको उनको कोट कर लेते हैं। द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। भारत में जितने भी राज्य बने हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि राज्य और केंद्र के बीच में कोई समझौता हुआ है। इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, इट विल बाउंड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका में ऐसा नहीं है। दैट स्टेट हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन, और राज्यों को उससे अलग होने का भी कोई अधिकार नहीं है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यही खासियत है भारत के संविधान की। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से, कितनी मुश्किलों से भारत को आज़ादी मिली, किस प्रकार से संविधान लिखा गया, कैसा संविधान लिखा गया है कि जो हर चीज़ को इक्वली सेटिस्फाई करे। तो यही यूनियन ऑफ स्टेट्स भी, यहीं से हमको एक बात समझ में निकल के ये आती है कि ये फेडरेशन नहीं है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है राज्यों और इंडियन यूनियन के बीच में, और तुम जब चाहो अलग हो जाओ, ऐसा नहीं है। संविधान पूरी तरीके से क्या, इनको पकड़ के रखता है, बिल्कुल बाउंड करके रखता है। ठीक, फिर हम देखते हैं कि कितने प्रकार की टेरिटरीज को डिफाइन किया गया है संविधान में। तो हमको मिलता है 3 कैटेगरीज मिलती हैं। एक तो है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। आप जानते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे कितने राज्य हैं भारत में? 28। संविधान बनते समय राज्य इतने नहीं थे, इनकी संख्या काफ़ी कम थी। यूनियन टेरिटरीज आज कितनी है? 9। 2019 से पहले 7 हुआ करती थी। मैं कश्मीर वाली बात कर रहा हूँ, याद है ना आपको? तीसरी टेरिटरी बता रहा है दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। भारत किसी टेरिटरी को एक्वायर करके उसको इंडियन यूनियन का हिस्सा बना सकती है। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कब? जैसे कि 1961, आपको याद होगा, जो गोवा राज्य आज है, ये कभी किसके अधीन था? पुर्तगालियों के। इसी प्रकार से 1953 में आपने देखा होगा, पुडुचेरी वाला जो क्षेत्र है वो किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के। ठीक है, तो गोवा को लिबरेट करवाया गया और किसका हिस्सा बनाया गया? इंडियन यूनियन का। ये बात और है कि जब इसको लिबरेट करवाया गया था गोवा को उस समय 1961 में, तो इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, इसको यूनियन टेरिटरी रखा गया था। तो गोवा यूनियन टेरिटरी कब से रहा? 1961 से लेकर 1987 तक, और उसके बाद इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया मई 1987 में। इसी प्रकार से 100वें संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ टेरिटरीज का आदान प्रदान हुआ है। तो जो टेरिटरीज इंडिया को मिली, तो इवेंचुअली किसका पार्ट बन गई? इंडियन यूनियन का। इसी तरीके से पुडुचेरी जब शामिल हुआ होगा भारत में, मतलब जब उसको लिबरेट कर दिया गया था फ्रांसीसियों से, तो किसका हिस्सा बन गया था? इंडियन यूनियन का। तो ये दरअसल बात इसकी हो रही है, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक, तो हमारे पास इसके पुराने उदाहरण भी हैं, और लेटेस्ट कौन सा है? जो 2015 में हुआ था, टेरिटरीज का आदान प्रदान हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, द स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर्स। कहने का तात्पर्य यह है, राज्य सरकार अलग है और केंद्र सरकार अलग है,
दोनों को अलग अलग विषय आवंटित किए गए हैं। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। लेकिन हम ये भी आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे कि हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो 3 लिस्ट का उल्लेख मिलता है हमको। यूनियन लिस्ट जिसमें 99 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे विषय भी हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार यूनियन अल्टीमेटली पावरफुल है स्टेट से, और कैसे स्टेट इंडिपेंडेंट तरीके से जो 66 सब्जेक्ट्स उसको प्रोवाइड किए गए हैं उसका इस्तेमाल करके वो कानून बना सकता है राज्य विधानसभाओं में, और राज्य के हर हिस्से में एक समान रूप से लागू कर सकता है। इसी प्रकार पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो समूचे भारत में एक समान रूप से लागू होता है। ये बात हम सब जानते हैं। ठीक, ये बात हो गई। इसी प्रकार आर्टिकल 2 और 3 को समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है। आर्टिकल 2 के बारे में हमको पता चलता है कि इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट, संसद को एक शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 2 टू एडमिट द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट विच आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे राज्यों के गठन के बारे में बात हो रही है जो पहले कभी भारत यूनियन का या इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं रहे। दरअसल जो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए थे अभी इससे पहले वो गोवा और फ्रांस के बारे में थे, उसका संबंध आर्टिकल 2 से ही था। अर्थात ये पोर्टुगीज वाला पार्ट जो है, गोवा वाला पार्ट जो है वो इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं था, और उसको लिबरेट कराने के बाद हमने क्या करा, उसको राज्य बनाया, सॉरी यूनियन टेरिटरी बनाया, और उसको बाद में राज्य का दर्जा दिया। ठीक, इसी तरीके से पौंडीचेरी के संबंध में भी यही बात लागू होती है आर्टिकल 2 वाली। किस प्रकार से आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 से अलग हो जाता है? आर्टिकल 3 ऑथराइज पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। सिंपल सी बात है, जब संविधान लागू हुआ था, या कह सकते हैं कि जब फजल अली आयोग ने अपने रिकमेंडेशन सरकार को दिए थे, तो उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी? 28 तो नहीं थी ना, कम ही थी। तो 1956 से लेकर अब तक अर्थात 2023 तक हम देखते हैं कि राज्यों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समय की मांग थी। भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार के कल्चर हैं, डाइवर्सिटी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक अनूठा क्या है, एक कंपोनेंट है इंडिया का। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए समय समय पर संसद को राज्य बनाने पड़े होंगे। आपको अच्छी तरह याद होगा कि कैसे भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया 1953 में। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बेफिक्र रहिए। और किस प्रकार लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही जब फजल अली आयोग ने ये रिकमेंडेशन दे दी 1956 में कि प्रशासन के साथ साथ भौगोलिक स्थितियों के साथ साथ भाषाई आधार पर भी राज्य का गठन किया जा सकता है, तो फिर 1960 में हम देखते हैं कि कैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र और गुजरात में डिवाइड हो गई। कैसे 1966 में पंजाब राज्य, जो कि काफ़ी बड़ा राज्य था, जिसमें आज का हरियाणा, आज का हिमाचल प्रदेश और खुद आज का पंजाब था, उससे हरियाणा को अलग किया गया। फिर कैसे हिमाचल प्रदेश अलग हुआ, और आज हम देख सकते हैं कि पंजाब का साइज काफ़ी छोटा हो गया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, पहले उत्तरांचल कहा जाता था इसको। तो ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं ये आर्टिकल 3 में लागू होती हैं, आर्टिकल 3 से निकल के आती हैं। इट ऑथराइजेस पार्लियामेंट में फिर से पढ़ देता हूँ, टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। ओके, तो इसके राज्य बनने में, इसके जरिए राज्य बनने में और इस तरीके से राज्य बनने में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, अगली लाइन ये है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी भी राज्य का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जाएगा क्षेत्रफल किसी राज्य का? किसी नए जिले को शामिल करके। जब हम किसी नए जिले को शामिल करेंगे, किसी दूसरे राज्य से लेकर ही तो करेंगे ना, तो एक राज्य का तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, एक राज्य का घट जाएगा। अर्थात एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी भी क्षेत्र के उसको क्या कर सकते हैं? डिमिनिश कर सकते हैं। एल्टर द बाउंड्रीज, ये भी इसका संबंध लगभग वही है। उसकी सीमाओं को क्या कर सकते हैं? घटा बढ़ा सकते हैं। नाम परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि उत्तरांचल बना था 9 नवंबर सन 2000 को, ना कि उत्तराखंड। उत्तराखंड का नाम तो 2007 1 जनवरी को परिवर्तित हुआ। क्यों? क्योंकि पुराणों में इसका नाम उत्तरांचल नहीं उत्तराखंड मिलता है। इस प्रकार से तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या फ़र्क है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जान लेना। तो हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में कि कैसे इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट हुआ। अर्थात पार्ट 1 हमारा जारी रहेगा कल के लेक्चर में भी,
इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स, इसको हम समझेंगे थोड़ा कि कैसे जो देसी रियासतें थी हमारी, प्रिंसली स्टेट जिसको कहते थे इंग्लिश में, उनकी संख्या 550 से भी ज़्यादा थी, और कैसे जो 3 देसी रियासतें थीं वो मिलने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन किसी प्रकार से उनको इंडियन यूनियन में शामिल किया गया, रेफरेंडम से शामिल किया गया। जूनागढ़ को पुलिसिया कार्रवाई करवाई गई, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, याद होगा आपको। और कश्मीर का तो खैर किस्सा ही निराला है, आपको पता ही है। तो इसमें आपका आ गया जूनागढ़, हैदराबाद रियासत और फिर कश्मीर। कैसे कश्मीर स्पेशल राज्य बना, कैसे 370 आर्टिकल का विघटन किया गया 2019 31 अक्टूबर को, और कैसे हाल ही में कुछ चेंजेस और किए गए हैं कश्मीर के संबंध में, ये अभी भी मामला क्या है, चर्चा में है, तो इस पर चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार से हमको ये भी जानना होगा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्य बनने की मांग कब शुरू हुई। तो बड़े मजे की बात है कि आज़ादी के साथ ही शुरू हुई थी। 1948 से ही दक्षिण भारत में तमिल स्पीकिंग पीपल से कन्नड़ तेलुगु भाषा के जो लोग हैं वो अलग होना चाहते थे। तो कमीशन बना, फिर 1949 में कमीशन बना, और कैसे नेहरू ने जन भावना का ख्याल रखते हुए 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया। फिर कैसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट वाला कॉन्सेप्ट आता है, फजल अली आयोग बना, और कैसे कैसे हम देखेंगे सन 1956 से लेकर सन 2023 तक कौन कौन से राज्य कब कब बने। इनफैक्ट एक क्वेश्चन इस वाले पार्ट से भी आ जाता है। तो अगले लेक्चर का वेट करिए और इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे जो हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और करंट इवेंट से भी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू।